सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी दिल्ली सल्तनत के पार्ट 1 में, और अभी हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 में। जिन लोगों ने हमारा दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग आई बटन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि हम लोगों ने इल्तुतमिश तक कवर किया था, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में हमने ये बताया था कि 1236 में इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को प्रेमी विलासी जीव कहा जाता है। प्रेमी विलासी जीव कहा जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में इसकी माता शाह तुर्कान सर्वे सर्वा थी। ठीक है, और शाह तुर्कान एक तुर्की दासी थी, और ये सूफी संतों को और पवित्र आत्माओं को दान देने, उपहार देने के लिए बड़ा मशहूर थी। इसके साथ साथ ये बहुत कुचक्री महिला भी थी और षड्यंत्रकारी महिला भी थी। षड्यंत्रकारी महिला थी। इसने क्या किया था शाह तुर्कान ने? इन्होंने इल्तुतमिश का एक लड़का था कुतुबुद्दीन को, इल्तुतमिश का लड़का था कुतुबुद्दीन, सबसे छोटा लड़का था, उसको इसने अंधा करवा दिया था। फिर इसने क्या किया कि इल्तुतमिश के समय के जो भी महत्वपूर्ण मलिक थे, खान थे, उन सबको मरवाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से रुकनुद्दीन फिरोज शाह का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। ये अवध का नवाब था। अवध का नवाब नहीं, इक़्तिदार था। अवध का इक़्तिदार था। इसने गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने रुकनुद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और रुकनुद्दीन 1236 में अवध का विद्रोह दबाने के लिए दिल्ली से दूर जाता है। दिल्ली में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की अनुपस्थिति का लाभ रजिया सुल्तान ने उठाया। रजिया ने क्या किया? जुमे की नमाज के समय मस्जिद के सामने लाल वस्त्र धारण कर, कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र धारण कर जनता के सामने शाह तुर्कान के अत्याचारों का वर्णन किया, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी से हटाने का आग्रह किया, और वादा किया दिल्ली की जनता से कि हम सुल्तान बनेंगे तो हम आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब बात यह उठती थी कि लाल वस्त्र क्यों धारण की? इल्तुतमिश के समय नियम यह था कि जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए वो व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। इसीलिए रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र धारण किए थे। जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में वापस आता है दिल्ली, तो पता चलता है कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और शाह तुर्कान मारी जा चुकी है। फिर क्या होता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को भी विद्रोही बंदी बना लेते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है, और इस प्रकार रजिया दिल्ली की अगली सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान जो है नवंबर 1336 को दिल्ली की शासिका बनती है, और रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। कैसी थी? पहली और अंतिम महिला शासिका, पहली और अंतिम।
रजिया सुल्तान के उत्तराधिकारिता पर दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया था, ना कि किसी मलिक या अमीर ने निर्णय लिया था। ठीक है, तो दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया था। ये बार कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में कि रजिया के उत्तराधिकारिता के प्रश्न पर किसने निर्णय लिया था, तो दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया था। ठीक है, और रजिया सुल्तान ने जो है उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की, और जो है दरबार में आना स्टार्ट कर दिया और पुरुषों के वस्त्र पहने, जैसे कि चोगा, और चोगा को कहीं कहीं पर काबा भी बोलते हैं। इसको ये होता है कुर्ता। ठीक है, चोगा, काबा और कुलाह, ये एक प्रकार की पगड़ी होती, और ये पुरुषों के वस्त्र हुआ करते थे। तो चोगा, जिसको काबा भी बोलते हैं, जो आजकल आधुनिक रूप में इसको कुर्ता बोलते हैं, और कुलाहा, पगड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया, और जो पुरुषों के वेशभूषा में दरबार में आने लगी। आगे बात करते हैं हम लोग। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली ऐसी सुल्तान थी जिसने जो है तुर्की अमीरों की कमर तोड़ने का निश्चय किया था, और इसीलिए इसने क्या किया था रजिया सुल्तान ने कि गैर तुर्की अमीरों को या मलिकों को प्रमोट करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले इसने प्रमोट किया वो था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत ये एक अबिसिनियाई दास था, जिसको जो है अमीर ए आखुर का पद दिया गया। ये अमीर ए आखुर था क्या? ये असुसाला का प्रबंध रखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, और चूंकि ये एक गैर तुर्की था, इसलिए तुर्की अमीर रजिया सुल्तान से एसर्या करने लगे। लेकिन रजिया सुल्तान ने इसको बैलेंस करने के लिए तुर्की अमीरों को भी प्रमोट किया, साथ साथ में गैर तुर्की अमीरों को भी प्रमोट किया। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से वो तुर्की अधिकारी थे जिनको रजिया सुल्तान ने प्रमोट किया है। रजिया सुल्तान ने जिन तुर्की अधिकारियों को प्रमोट किया उनमें प्रमुख हैं एतगीन। रजिया सुल्तान ने एतगीन को बदायूं का इख्तियार बनाया, और दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी है अल्तुनिया। इसको इन्होंने भटिंडा, जो कि हरियाणा में है, भटिंडा का इख्तियार बनाया। और एतगीन और अल्तुनिया रजिया सुल्तान के सबसे विश्वास पात्र अधिकारी थे, और इन्हीं दोनों अधिकारियों का योगदान सबसे बड़ा रहा रजिया सुल्तान को गिराने में। कैसे रहा? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसका नाम था कबीर खां अयाज। इसको मुल्तान का इख्तियार बनाया गया। जब जलालुद्दीन याकूत को प्रमोट किया गया असुसाला के प्रधान के रूप में, तो एतगीन, अल्तुनिया और कबीर खां अयाज ने इसको जो है अपने खिलाफ लिया, अपने अगेंस्ट लिया। इसीलिए सबसे पहले 1240 में कबीर खां अयाज ने जो है रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और ये सब कुछ हो रहा था एतगीन के इशारों पर रजिया के खिलाफ विद्रोह। और रजिया सुल्तान ने कबीर खां अयाज के विद्रोह को दबा दिया। ठीक उसके 10 दिन बाद अल्तुनिया, जो कि भटिंडा का इख्तियार था, इसने एतगीन के इशारे पर विद्रोह कर दिया। रजिया सुल्तान अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा गई, और वहीं पर अल्तुनिया ने तबर हिंद के दुर्ग में या किले में अल्तुनिया ने रजिया को गिरफ्तार कर लिया।
जब अल्तुनिया ने रजिया को गिरफ्तार कर लिया, उसी समय एतगीन ने क्या किया कि इल्तुतमिश का तीसरा लड़का था जिसका नाम था मुइनुद्दीन बहराम शाह, मुइनुद्दीन बहराम शाह, इसको शासक बना दिया। आगे क्या होता है कि अभी रजिया जीवित है और मुइनुद्दीन बहराम शाह एतगीन के समर्थन से दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब अल्तुनिया को एतगीन द्वारा, या ऐसा कह सकते हो कि नए सुल्तान द्वारा, कोई भी महत्वपूर्ण पद ना देने के कारण अल्तुनिया रजिया से मिल गया और दोनों ने आपस में शादी कर ली। फिर क्या होता है कि अल्तुनिया और रजिया दोनों मिल करके दिल्ली पर अटैक करते हैं बहराम शाह के खिलाफ, और वहां पर क्या होता है कि अल्तुनिया और रजिया को सफलता नहीं मिलती है। वो लौट करके आ रहे होते हैं कैथल आजकल हरियाणा में पड़ेगा, और यहीं पर पता है क्या होता है कि अक्टूबर 1240 को, और कहीं कहीं पर यह लिखा होता है कि 25 दिसंबर 1240 को मार्ग में डाकुओं द्वारा अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी जाती है, और इस प्रकार नया सुल्तान बनता है मुइनुद्दीन बहराम शाह। रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह शासक होता है, और बहराम शाह अप्रैल मई के आसपास शासक बन जाता है 1240 में। ठीक है, या ये सब रहने दो करने के लिए 1240 में शासक बन जाता है। फिर क्या होता है कि बहराम शाह जो होता है एतगीन के समर्थन से उसने अपना पद प्राप्त किया था, इसलिए एक नया पद बनाया जाता है, इसको बोलते हैं नायाब ए ममलकत। क्या बोलते हैं? नायाब ए ममलकत। ये एक नया पद बनाया जाता है, और ये पद दिया जाता है एतगीन को। और सुल्तान बनने से पहले एतगीन और बहराम शाह में समझौता हुआ था कि वास्तविक शक्तियों का उपभोग एतगीन करेगा, ना कि बहराम शाह करेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में दोनों में जो है फूट पड़ जाती है, और फिर आगे देखिए क्या होता है। एतगीन ने क्या किया कि अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, अपना ओहदा बढ़ाने के लिए इन्होंने इल्तुतमिश की विधवा लड़की से शादी कर ली, और अपने आप को जो है राजवंश से जोड़ लिया। और जब राजवंश से इसने जोड़ लिया तो अपने दरबार में हाथी और नौबत रखना स्टार्ट कर दिया। उस समय परंपरा ये थी कि हाथी और नौबत वही रख सकते हैं जो कि सुल्तान हों, और ये बात बहराम शाह को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसीलिए बहराम शाह ने 2 महीने बाद ही एतगीन की हत्या कर दी, और अगला जो है कोतवाल बनाया, वो वजीर बनाया गया, वो बनाया गया मुहाजुद्दीन। मुहाजुद्दीन बनाया जाता है। 1241 में मंगोलों का आक्रमण होता है मुल्तान पर। मुल्तान पर जब आक्रमण होता है तो यहाँ पर कबीर खां अय्याज, शायद आपको याद होगा कि इसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं रजिया के टॉपिक पर। उस समय कबीर खां अय्याज वहाँ का सूबेदार हुआ करता था। उन्होंने मंगोल अटैक को असफल कर दिया, पर बहराम शाह ने मुहाजुद्दीन को अपनी सेना लेकर के कबीर खां अय्याज के पास सहायता के लिए भेजा। उसके पहले बहराम शाह ने बहुत सारे अमीरों को मरवा दिए थे जो उसके समर्थन में नहीं थे, इसलिए मुहाजुद्दीन भी संकालु प्रवृत्ति का हो गया था सुल्तान के प्रति। मुहाजुद्दीन ने क्या किया कि जब मुल्तान पहुंचा तो वहां से सुल्तान से इस बात की आज्ञा ले ली कि जो आपके समर्थन में मलिक नहीं है या अमीर नहीं है उनकी हत्या कर दी जाए। और बहराम शाह ने मुहाजुद्दीन को इस बात को ऑर्डर दे दिया कि ठीक है, आप उन सब की हत्या कर दो जो हमारे खिलाफ हैं।
मुहाजुद्दीन ने क्या किया कि उन सभी अमीरों को वो अधिकार पत्र दिखा दिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि बहराम शाह ने उन सभी अमीरों की हत्या करने का ऑर्डर दिया है जो उसके समर्थन में नहीं है। इससे क्या हुआ कि मुहाजुद्दीन को उन सभी विद्रोही अमीरों का साथ मिल गया जो कि बहराम शाह के खिलाफ थे। बहराम शाह ने क्या किया, मुहाजुद्दीन ने क्या किया कि जो है यहाँ पर मुहाजुद्दीन ने क्या किया कि बहराम शाह पर अटैक कर दिया और अपने मनपसंद सुल्तान मसूद शाह को अगला सुल्तान घोषित कर दिया। तो मुहाजुद्दीन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को अगला शासक बनाया। मुहाजुद्दीन का जो ड्यूरेशन है वो 1242 से लेकर के 1246 तक है। फिर क्या होता है कि जो इसके शासनकाल में जो शक्ति है वो थी मुहाजुद्दीन के हाथों में, क्योंकि भाई उसके हाथ में रहेगी क्योंकि उसने सुल्तान बनवाया है। लेकिन यहाँ पर फिर से ये होता है क्योंकि मुहाजुद्दीन जो होता है ये गैर तुर्की होता है और गैर तुर्की होने के कारण इसको जो है प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा सोचना था तुर्की अमीरों का। और तुर्की अमीरों में इम्पोर्टेंट उस समय हो गया था अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन अलाउद्दीन मसूद शाह के समय अमीर ए हाजिब, कौन सा हाजिब, अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। अब अमीर ए हाजिब होता क्या है? अमीर ए हाजिब वो अधिकारी होता है जो सुल्तान से मिलने के लिए व्यक्ति आता है उससे पहले मिलता है, या ऐसा कह सकते हो कि सुल्तान से मिलने के पहले जिस व्यक्ति से परामर्श लेना होता है, जिस व्यक्ति से जांच करवानी होती है, वो व्यक्ति बन गया बलबन। बलबन ने यहीं से अपना राजनीतिक उत्कर्ष स्टार्ट किया। अब ये सवाल पूछा जाता है कि बलबन का उत्कर्ष किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में हुआ। बलबन का जब उत्कर्ष हो रहा था उसी समय मुहाजुद्दीन की हत्या कर दी गई और पूरी शक्ति आ गई बलबन के हाथों में। बलबन ने क्या किया कि जो है नसरुद्दीन महमूद शाह को अगला सुल्तान स्वीकार कर लिया और मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया। और इस प्रकार नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से लेकर के 1265 तक की अगला सुल्तान होता है। आइए बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह पर। नसरुद्दीन का जो ड्यूरेशन रहा है वो 1246 से लेकर के 1265 तक रहा है। नसरुद्दीन महमूद शाह के पहले जो है 4 राजकुमारों ने शासन किया था और चारों को मार दिया गया था या चारों की हत्या कर दी गई थी। इसलिए नसरुद्दीन महमूद शाह 5वां ऐसा सुल्तान था जो बना है और ये शमसी वंश का लास्ट सुल्तान है, ठीक है। और नसरुद्दीन महमूद शाह एक धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। कैसा था? धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था और ये अपने समय का सबसे बड़ा सुलेखक था, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में जो कौन सुल्तान सबसे बड़ा सुलेखक था? तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह था। इसके अलावा इसको जो है कुरान की नकल करने की आदत थी, नकल करता था। और इसके अलावा ये टोपी सिलता था जो लोग लगाते हैं। तो कुरान की नकल करने से और टोपी बनाने से जो आय होती है, जो है इतिहासकार, उस समय के इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि नसरुद्दीन महमूद शाह उसी से अपना खर्च चलाया करता था। अब आपको पता ही है कि जो है नसरुद्दीन महमूद शाह ने अपना पद प्राप्त किया था या सुल्तान बना था बलबन के सहयोग से, इसलिए बलबन तो वेटेज मिलना ही था। तो बलबन जो है इनके शासनकाल में सर्वे सर्वा रहता है और 1249 में अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद शाह से कर देता है, विवाह कर देता है अपनी पुत्री का, ठीक है। और बदले में जो है महमूद शाह बलबन को उल्गू खां की उपाधि देता है। कौन सा खां? उल्गू खां की उपाधि देता है।
लेकिन यहाँ पर याद रखना होगा कि जैसे ही 1250 आता है वैसे ही बलबन के खिलाफ जो है इनके विद्रोही एग्जिट होने लगते हैं। इनके विद्रोहियों में जो महत्वपूर्ण विद्रोही हैं उनका उल्लेख करना चाहेंगे। नंबर 1 है किसलू खां। किसलू खां ये बलबन का चचेरा भाई था, कुछ लोग बोलते हैं सौतेला भाई था, और ये अपने समय का बहुत बड़ा योद्धा था और मंगोल इसके नाम से कांपते थे। और दूसरा इसका जो है महत्वपूर्ण जो है विद्रोही था वो था रेहान। अब ये रेहान कौन था? रेहान हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तित करके बना हुआ एक व्यक्ति था जिसको बोलते हैं रेहान। और जो है तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था कुतलुक खां। कुतलुक खां जो था ना चालीसा दल का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, इसलिए ये तीनों लोग बलबन के खिलाफ हो गए। उनमें से किसलू खां की पहले ही मृत्यु हो गई, बचे रेहान और कुतलुक खां। कुतलुक खां ने क्या किया कि जो है सुल्तान नसरुद्दीन मसूद शाह है ना, इनकी माता मलिका जहां से शादी कर ली। सही है, आराम से राजपाट इनका हो गया। तो मलिका जहां से शादी कर ली और अवध में दोनों साथ में रहने लगे, और अवध में कुतलुक खां एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा। परंतु 1254 में कुतलुक खां की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बलबन का एक और विद्रोही मर गया। अगला क्या होता है? रेहान। तो रेहान ने क्या किया कि नसरुद्दीन महमूद शाह के कान भरे बलबन के खिलाफ। नसरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को क्या किया कि जो है मुल्तान की ओर जाने का ऑर्डर दिया और मुल्तान की तरफ की इख्तियारी प्रदान की। बलबन ने यहाँ पर जो है बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सुल्तान की बात को स्वीकार करते हुए चला गया, और इस प्रकार रेहान को दिल्ली सल्तनत का वकील दर बना दिया गया। रेहान के पसंद के व्यक्तियों को जो है महमूद शाह ने जो है प्रशासन में वेटेज देना स्टार्ट किया और बलबन का धीरे धीरे प्रभुत्व तो खत्म होने लगा। परंतु हुआ क्या कि जब 1254 में तबर हिंद से भटिंडा से सेना लेकर के बलबन दिल्ली पर अटैक करता है, और दिल्ली पर जब अटैक करता है तो ये होता है कि नसरुद्दीन महमूद शाह रेहान को पद से हटा दे और बलबन को वो पद प्रदान कर दे। रेहान को जो है पहले बहराइच और फिर बदायूं जाने का ऑर्डर दिया जाता है, और वहीं पर बदायूं में रेहान की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार बलबन का तीसरा प्रमुख प्रतिद्वंदी भी मारा जाता है। बलबन के खिलाफ जो है बलबन ने रेहान के खिलाफ जो है षड्यंत्रकारी और जो है मुस्लिम धर्म का दुश्मन का नाम दिया था, यह नारा दिया था, और उसे षड्यंत्रकारी और धर्म से जो है हिंदू धर्म से परिवर्तित या धर्मच्युत जो है शासक कहा था, व्यक्ति कहा था। इसलिए जो है रेहान बुरी तरीके से पराजित हुआ और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती। आगे बताते हैं। तारीख मुबारक शाही के अनुसार, तारीख ए मुबारक शाही के अनुसार नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु 1265 में बीमारी के कारण हुई थी, परंतु इसामी लिखता है कि बीमारी के कारण नहीं हुई थी। इसामी ने अपनी पुस्तक फुतुहात ए सलातीन में ये कहा है कि जो है बलबन ने नसरुद्दीन महमूद शाह को विष दे करके मारा था, और नसरुद्दीन महमूद शाह की कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार जो है स्वाभाविक रूप से अगला जो शासक होगा वो बलबन बनेगा, और बलबन जो है बलबन का दामाद था नसरुद्दीन महमूद शाह, ये भी बात ध्यान रखनी होगी, और ये ससुर था।
और कोई व्यक्ति या कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण जो है बलबन अगला उत्तराधिकारी बनेगा। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अपना पार्ट 2 भी समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे जो है बलबन और उसके उत्तराधिकारियों की। उम्मीद है आपका ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर जो आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट हो रहा है किसी भी बिंदु पर तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम उसका आंसर जरूर देंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बलबन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।